सर्वभ्याय नमः, सर्वभ्याय नमो नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विरोधी स्वर संधि और उनके सूत्र और उनकी परिभाषा और उनकी निम्न उदाहरण। और आज हम पढ़ेंगे, जो संधि पढ़ेंगे उस संधि का नाम है दीर्घ। बिल्कुल सरल है, दीर्घ अच संधि। ठीक है, अच का मतलब होता है स्वर। अब देखो कि स्वर संधि के कुल कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पूर्व रूप, प्रकृति भाव, पर रूप। प्रत्येक संधि का एक एक सूत्र है। उसी प्रकार दीर्घ अच संधि का भी एक सूत्र है और उस सूत्र का नाम है, तो डियर स्टूडेंट्स आप थोड़ा मन लगाकर देखिए कि दीर्घ अच संधि का जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है अकः सवर्णे दीर्घ। ये क्या है? ये दीर्घ अच संधि का एक सूत्र है और उस सूत्र का नाम है अकः सवर्णे दीर्घ। देखो हमारे पास 3 पद हैं। पहला पद अक है, दूसरा पद सवर्ण है और तीसरा पद दीर्घ है। प्रत्येक पद का अलग अलग अर्थ होता है। तो अक क्या है? ये डियर स्टूडेंट्स अक एक प्रत्याहार है। आपको पता है कि प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से किया जाता है। तो अक प्रत्याहार में 2 माहेश्वर सूत्र आते हैं। पहले माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण आते हैं वह है अ, ई, उ, ण। नंबर 2 माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण है वो है री, लरी, क। ठीक है, कि जो माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है उन्हें गिना नहीं जाता है। वह वर्ण एक प्रत्याहार बनाने का साधन है। तो इस ण को और इस क को हम गिनेंगे नहीं। इस अ को हमने यहां से लिया और इस क को हमने यहां से लिया, क्या बना दिया? अक। और अक एक क्या है? ये एक प्रत्याहार है जिसका अर्थ होता है संक्षेप करना। पद बिल्कुल छोटा है, इनके अंदर बड़ी बात है। देखो, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अक प्रत्याहार है कि अक प्रत्याहार में कुल स्वरों की संख्याएं कितनी होती हैं, तब आप बताओगे 5। तो के कौन कौन से? तो के अ, ई, उ, री और लरी। इन 5 स्वरों को ही ह्रस्व स्वर माना जाता है और ह्रस्व स्वर की परिभाषा है एते एक मात्रा कालीन उच्चारे माण, कि जिन स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और ह्रस्व स्वर मिलकर ही दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। और दीर्घ स्वर की परिभाषा है एते द्वि मात्रा कालीन उच्चारे माण, कि जिन स्वरों में 2 मात्राओं का समय लगता है। अब आपको पता है ह्रस्व अ मिलकर ही दीर्घ आ का निर्माण करते हैं। ह्रस्व ई मिलकर ही दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। ह्रस्व उ मिलकर ही बड़े रू का निर्माण होता है। ह्रस्व री और ह्रस्व री मिलकर ही दीर्घ री का निर्माण होता है। अब बारी आई लरी की। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल
गहराई से ध्यान देने की बात है कि री को सिर्फ ह्रस्व स्वर ही माना जाता है, न कि दीर्घ माना जाता है। ह्रस्व स्वर री को मात्र ह्रस्व स्वर ही माना जाता है, इसलिए इस री का दीर्घ अच संधि में कोई ज्ञान नहीं करवाया जाता है। तो आप इसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ना है? क्योंकि री मात्र ह्रस्व स्वर है, इसलिए। ठीक है, अब देखो ये अक हो गया। सवर्णे का मतलब होता है समान वर्ण, कि अक प्रत्याहार के बाद में अक प्रत्याहार आ जाता है। भाई माना कि अ के बाद में अ आ जाता तो निर्माण किनका होगा? आ का होगा। तो आ क्या है? एक समान वर्ण है। और यदि ऐसे वर्ण आपस में मिलते हैं, मतलब अ के बाद में अ आ जाता है, तो आदेश किसका होगा? आ का। तो ये आ क्या है? ये आ एक दीर्घ स्वर है। अब देखिए इनकी परिभाषाएं। परिभाषा लिखने से पहले हम इनका सूत्र लिखेंगे पुनः। अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अब इनकी परिभाषा है इत्यनेन। इत्यनेन का मतलब होता है इस। सूत्रेण, सूत्रेण का मतलब होता है सूत्र से, मतलब तृतीया विभक्ति, कि इस सूत्र से। संहिता विषय, यानी संहिता के विषय में एक प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार का नाम है अक प्रत्याहार से। परे, परे का मतलब होता है बाद में, मतलब अक प्रत्याहार के बाद में। सवर्णे मतलब समान वर्ण आ जाता है, मतलब समान वर्ण आ जाता है। अति सति जो समान स्वर आ जाता है। तो पूर्व पर्योह, पूर्व का मतलब होता है पहला पद। कोई भी संधि को सॉल्व करते हैं तो उसमें 2 या 3 पद होते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहला पद, और परे का मतलब होता है बाद का पद। पद का शब्द को संस्कृत में पद बोला जाता है। ठीक है, पूर्व पर्योह स्थाने। स्थाने का मतलब स्थानों पर। जो ये पूर्व पद है, ये पर पद है, मतलब ये पहला पद है और ये दूसरा पद। पहले पद के अंत में ध्यान देना कि कौन सा स्वर आ रहा है, और दूसरे पद के आगे ध्यान देना कि कौन सा स्वर आ रहा है। और इन दोनों स्वरों में आपस में आपको क्या करना है? मेल मिलाप करना है, या समझौता करना है, या कोई संधानम करना है, या इनका संधि करनी है। पूर्व पर्योह स्थाने दीर्घः एकादेश भवति। किसी एक दीर्घ का आदेश होगा, किसी एक दीर्घ का आदेश होगा। अब कैसे? कि यदि पहले पद के अंत में यदि हमें ह्रस्व का अ मिले या दीर्घ का आ मिले, कहां पर? पहले पद के अंत में, कोई बात नहीं। यदि दूसरे पद के आगे, पहले पद के अंत में और दूसरे पद के आगे, यदि दूसरे पद के भी आगे हमें ह्रस्व अ या दीर्घ आ मिले, तो उनके स्थान पर आदेश किसका हुआ? चाहे इस अ के बाद में चाहे यह अ आए, चाहे इस अ के बाद में चाहे यह आ आए, चाहे आ के बाद में आ आए, चाहे आ के बाद में अ आए, तो उनके स्थान पर दीर्घ का ही आदेश होगा। और ये समान स्वर है तो समान स्वर का दीर्घ का आदेश होगा, मतलब आ का ही आदेश होगा। ठीक है, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है
यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व का ई आए चाहे दीर्घ का ई आए, दूसरे पद के आगे चाहे ह्रस्व ई आए चाहे दीर्घ ई आए, तो उनके स्थान पर आदेश किसका होगा? मतलब इनके समान वर्ण, जो समान वर्ण का जो दीर्घ, इन समान वर्णों का जो दीर्घ है उस दीर्घ का नाम है ई। तो आदेश किसका होगा? चाहे इस ई के बाद में यह ई आए, चाहे बड़ी ई के बाद में बड़ी ई आए, चाहे छोटी ई के बाद में छोटी ई आए, चाहे छोटी के बाद में बड़ी आए, चाहे बड़ी के बाद में छोटे आए, तो आदेश किसका होगा? दीर्घ ई का ही आदेश होगा। नंबर 3 पे जो सूत्र है, पहले पद के आगे, पहले पद के अंत में चाहे हमें ह्रस्व का ऊ मिले, चाहे पहले पद के अंत में हमें दीर्घ का ऊ मिले, और चाहे दूसरे पद के आगे हमें ह्रस्व ऊ मिले चाहे दीर्घ ऊ मिले, तो उनके स्थान पर समान स्वर का ही, जो समान स्वर दीर्घ का आदेश होगा। तो समान दीर्घ कौन सा है इसमें? उनमें ऊ, तो ऊ का आदेश होगा। चौथा सूत्र है, पहले पद के अंत में ह्रस्व का री मिले, चाहे पहले पद के अंत में दीर्घ का री मिले, और दूसरे पद के आगे चाहे ह्रस्व री मिले चाहे दीर्घ री मिले, उनके स्थान पर समान स्वर का दीर्घ का आदेश होगा। तो समान स्वर दीर्घ कौन सा है? समान स्वर दीर्घ है री, तो री का ही आदेश होगा, री का ही आदेश होगा। अब कैसे? तो मैं आप एक उदाहरण समझाता हूं कि जैसे कोई भी हम संधि को सोल्व करते तो हमारे पास पद कितने होते हैं? पद 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले पद के ध्यान कहां देना है? अंत में, और दूसरे पद के आगे ध्यान देना। जैसे मैंने लिख दिया रत्न धन चिन्ह आकार है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा पहला पद और ये हमारा दूसरा पद। तो मैंने कहा पहले पद के ध्यान कहां देना? अंत में देना, और दूसरे पद के आगे ध्यान देना। कि कौन कौन सा स्वर है, उन स्वरों को आप नीचे लेके आओ। कि रत्न, इस रत्न में कौन सा स्वर है? न में अस्वर है, ठीक है। यहां धन चिन्ह लगाओ। कि दूसरे पद के आगे जो स्वर है उस स्वर का नाम क्या है? उस स्वर का नाम है आ, तो आ को नीचे। आप देखो, इस आ को हम यहां लिख दिया तो यहां से यह आ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां से यह आ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां पर शेष क्या बचेगा? कार, ठीक है। यहां से रत्न से हमने इस न से हमने अ को अलग कर दिया, तो यहां पर शेष क्या बचेगा? रत्न, वो बचेगा हलंत के रूप में, ठीक है। आप देखो, स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? कि दो स्वरों का आपस में मेल हो जाता है। तो यहां पर इन दो स्वरों का आपस में क्या होगा? मेल होगा, मिलाप होगा, समझौता होगा, संधानम होगा। ये ह्रस्व अ है, ये दीर्घ आ है, तो निर्माण किनका होगा? आदेश किनका होगा? दीर्घ का ही आदेश होगा। और यहां पर दीर्घ क्या होगा? दीर्घ होगा आ, दीर्घ क्या होगा? आ। इन दोनों के स्थान पर आदेश किसका हुआ है? दीर्घ का आदेश हुआ है। अब इस आ की मात्रा कहां लगेगी? इस न के बाद में लगेगी। तो आप क्या लिख दोगे? आप क्या लिख दोगे? रत्ना। और इस आ की मात्रा कहां लगी? यहां पर लगी, तो क्या हो जाएगा? रत्ना। अब देखो, इस आ की मात्रा यहां पर लगा दी तो पुनः इस आ को नहीं लिखा जाएगा, और दूसरे पद से शेष क्या बचा? कार है। तो क्या बन जाएगा? रत्नाकार है। क्या बन जाएगा? रत्नाकार है। तो देखो इनके निम्न उदाहरण। अब देखिए निम्न उदाहरण। जैसे मैंने एक पद लिखा है
उनका नाम है विधा, और दूसरा पद लिखा है उनका नाम है आलय। ये मैं आपको दूसरी विधि से समझाता हूँ कि ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम इनमें क्या आया, वह आया, वह के बाद में कौन सा स्वर है, ई, ठीक है। उसके बाद में क्या आया, द, और द के बाद में क्या आया, य, और य के बाद में कौन सा स्वर आया है, आ आया, ठीक है। उनके बाद में दूसरे पद का स्वर क्या है, आ, और आ के बाद में कौन सा वर्ण आता है, ल, और ल के बाद में कौन से स्वर की मात्रा आती है, अ, और अ के बाद में क्या आता है, य, और य के बाद में पुनः अ। अब देखो इन विधा और आलय, इनका मैंने किया है वर्ण विच्छेद, ठीक है। इनमें आपको यह देखना है कि स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वरों का आपस में मेल होता है, दो स्वरों का आपस में क्या होता है, मेल होता है। अब आप बताइए यहाँ पर दो स्वरों का मेल कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर दो स्वरों का मेल हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक तो हल है, एक अच है, यहाँ पर दोनों ही हल है, और यहाँ पर ये दोनों स्वर है। तो इन दोनों स्वरों के मध्य क्या होगा, समझौता होगा या मेल मिलाप होगा। अब यहाँ पर ये हल है और ये अच है, ये अच है तो ये हल है, और ये हल है, ये अच है। तो दोनों हमें क्या मिलना चाहिए, हमें दोनों अच मिलना चाहिए, और दोनों अच हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो समझौता किनके बीच में होगा, समझौता इन दोनों स्वरों के बीच में होगा। तो क्या होगा, ये आ, और मैंने कहा था अ या आ के बाद में आ या आए तो उनके स्थान पर आदेश किसका होगा, दीर्घ आ का आदेश होगा। तो इनके स्थान पर आदेश किनका होगा, आ का आदेश होगा। अब आप लिखो कि व के ऊपर आप किसकी मात्रा लगाओगे, इस ई की मात्रा लगा दो। द और य को मिलाकर आप क्या लिख दोगे, दे लिख दोगे, ठीक है। अब इनके बाद में आप इनका योग नहीं करोगे, क्योंकि इनका समझौता करके हमने आदेश किसका कर दिया, आ का। अब इस आ की मात्रा कहां लग जाएगी, इस ध्यय के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, विद्या। तो ये आ यहां से कट जाएगा। उसके बाद में इधर देखो विद्या। उसके बाद में क्या करेंगे, ल के बाद में अ को जोड़ेंगे तो ल लिख देंगे, और य के बाद में अह को जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे, यह लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। तो इसका भी दूसरा उदाहरण, जैसे आपने हिम और दूसरा पद है आलय, तो ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद। तो पहले पद के आप अंत में ध्यान दोगे तो हमें क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है। तो यहां पर शेष क्या बचेगा, यहां पर शेष बचेगा वो सिर्फ हिम ही बचेगा, वो म भी हलंत के रूप में। अब दूसरे पद के आगे ध्यान दोगे तो आपको क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर दूसरे पद से शेष क्या बचेगा, लय बचेगा, ठीक है। अब समझौता किनके बीच में होगा, हिम और लय के बीच में नहीं होगा, इन दोनों स्वरों के बीच में होगा। तो अ या आ के बाद, अ के बाद में आ है तो आदेश किसका होगा, आदेश दीर्घ आ का ही होगा। अब इस आ की मात्रा कहां लग जाएगी, म के बाद में लग जाएगी, तो आप क्या लिख दोगे, हिम्मा, और हिम्मा के बाद में दूसरा पद क्या बचा हुआ, लय, क्या बन जाएगा, हिमालय, क्या बन जाएगा, हिमालय। उसी प्रकार ये हमारा पहले सूत्र का उदाहरण है। दूसरा सूत्र क्या है, इधर ध्यान दो कि जो दूसरा सूत्र है वो दूसरा सूत्र ये है कि चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, उनके बाद में चाहे ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए तो आदेश किनका होगा, आदेश किनका होगा, आदेश दीर्घ ई का ही होगा, आदेश दीर्घ ई का ही होगा। जैसे मैंने लिखा है परी और दूसरा पद मैंने लिखा है इच्छा, ठीक है। ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। अब देखो परी, इस पहले पद के अंत में क्या लिखा, री, और री में भी अंत में क्या है, ई। तो ये ई क्या है, इस ई की मात्रा आप
सॉरी इस ई को आप यहां लिख दो, ठीक है। अब इस ई को यहां लिख दिया तो यह ई यहां से कट गई, तो यहां पर शेष क्या बचा, परी में से ई गया तो शेष क्या बचा, शेष बचाएं पर, ठीक है। अब देखो ये दूसरा पद, दूसरे पद के आगे ध्यान दोगे तो हमें क्या मिल रहा है, दीर्घ ई मिल रहा है। अब इसी दीर्घ ई को हमने यहां पर लिखा तो यहां से ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो यहां पर शेष क्या बचेगा, दूसरे पद में शेष बचेगा क्ष, ठीक है। अब समझौता किन दोनों के बीच में होगा, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों के बीच में समझौता होगा तो इनका सवर्ण ही आएगा, सदृश, मतलब इनका समान दीर्घ होगा। समान दीर्घ क्या होगा, ये बड़ी ई। अब इस बड़ी ई की मात्रा आप कहां लगाओगे, र के ऊपर लगाओगे, तो पर र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगाओ तो क्या बन जाएगी, परी, और दूसरे पद से शेष क्या बचा, कक्षा, तो क्या बन जाएगा, परीक्षा। क्या बन जाएगा, परीक्षा। क्या, परी प्लस इक्षा, तो क्या बन जाएगा, परीक्षा। अब देखो यदि पहले पद के पहला पद लिखा हुआ है इति और दूसरा पद लिखा हुआ है इव, ठीक है, तो पहले पद के अंत में ध्यान दोगे तो हमें क्या मिल रहा है, ई, तो यहां पर शेष क्या बचेगा, जिस प्रकार परी से ई को अलग किया पर शेष बचा, उसी प्रकार इति से हमने ई को अलग किया तो शेष बचेगा इत, और दूसरे पद के आगे ध्यान दोगे तो हमें क्या मिल रहा है, ई, तो यहां पर शेष क्या बचेगा, व। इन दोनों के बीच में समझौता होगा, इन दोनों के बीच में समझौता होने पर दीर्घ का आदेश होगा, वो दीर्घ होगा ई। अब इस ई की मात्रा कहां लगेगी, त के ऊपर लगेगी, तो क्या बन जाएगा, इति, और दूसरे पद से क्या बचा हुआ, व, तो क्या हो जाएगा, इति वह। क्या हो जाएगा, इति वह। उसी प्रकार तीसरे सूत्र का उदाहरण देखिए, उसी प्रकार तीसरे सूत्र का उदाहरण है कि विष्णु धन चिन्ह उदय, विष्णु धन चिन्ह उदय। आप देखो विष्णु हमारा पहला पद है, उदय हमारा दूसरा पद, तो विष्णु, तो नु में कौन सा स्वर आ रहा है, उ आ रहा है, तो यहां पर शेष क्या बचेगा, यहां पर शेष बचेगा विष्णु, ठीक है। आप दूसरे पद के आगे क्या लिखा हुआ, उ, ठीक है, तो शेष क्या बचेगा, दय। तो अब समझौता किनके बीच में होगा, इन ह्रस्व उ दोनों के मध्य समझौता होगा या संधान होगा, वो होगा दीर्घ उ का आदेश करेंगे, ठीक है। अब इस उ की मात्रा कहां लगेगी, विष्णु, और शेष क्या बचा हुआ, दहे, तो क्या बन जाएगा, विष्णु दय, विष्णु दय। उसी प्रकार चौथा सूत्र है जिनका नाम है कि री, या री के बाद में री या री आए तो उसी वर्ण का दीर्घ होगा। री के बाद में चाहे ह्रस्व री के बाद में दीर्घ री आए, चाहे दीर्घ री के बाद में ह्रस्व री आए, तो आदेश री का ही होगा, दीर्घ री का ही आदेश होगा। जैसे हो त्रिकार, ठीक है, ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद। तो पहले पद के अंत में क्या है, री, पहले पद के अंत में क्या है, री, तो यहां पर शेष क्या बचेगा, यहां पर शेष बचेगा होत, ठीक है। आप दूसरे पद के आप आगे आओगे तो शेष क्या, दूसरे पद में आगे ध्यान दोगे तो क्या लिखा हुआ है, री लिखा हुआ है, और शेष क्या बचेगा, कार, ठीक है। अब इन दोनों री के बीच में क्या होगा, समझौता होगा, और समझौता होकर इन्हीं री का दीर्घ होगा, तो वो दीर्घ री को किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा। अब इस री की मात्रा कहां लगेगी, इस होत यानी त के साथ लगेगी, डबल के रूप में, होत्री, और उसके बाद में लिखेगा कार, होत्री ही कहार। अब देखिए इनका यही सूत्र होता है कि अ या आ के बाद में अ या आ आए तो उनके स्थान पर आ का आदेश होगा, ई या ई के बाद में ई या ई आए तो उनके स्थान पर दीर्घ ई का आदेश होगा,
उ या उ के बाद में उ या उ आए तो उन्हीं के स्थान पर दीर्घ उ का आदेश होगा। री या री के बाद में री या री आए तो उनके स्थान पर दीर्घ री का ही आदेश होगा। यह दीर्घ अच संधि, और दीर्घ अच संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ ह।